मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से 99% लोग इस एजेंसी के बारे में नहीं जानते होंगे और शायद आप जितना जानते होंगे उससे कई गुना ज्यादा आपसे छुपाया गया है। और अगर आपको लगता है कि RAW सिर्फ एक सीक्रेट एजेंसी है जो दूसरों देशों में जासूसी करता है तो शायद आप गलत हैं। मैं एक ऐसी एजेंसी की कहानी बताने वाला हूं जिसका हर एक एजेंट सीक्रेट होता है और यकीन मानिए इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि RAW सिर्फ एक एजेंसी नहीं बल्कि भारत का इनविजिबल शील्ड है। लेकिन हाँ, इस पावरफुल एजेंसी को समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW की शुरुआत 21 सितंबर 1968 को हुई थी। लेकिन RAW को समझने से पहले हमें उससे पहले के भारत को समझना होगा, क्योंकि कोई भी एजेंसी बिना वजह के नहीं बनती। हर एजेंसी के पीछे कोई ना कोई मजबूरी या कोई ना कोई फेलियर या कोई ना कोई जरूरत होती है। RAW के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ। भारत को उम्मीद नहीं थी कि सिचुएशन इतनी जल्दी वार तक पहुंच जाएगी। इस युद्ध ने सिर्फ हमारी मिलिट्री तैयारियों की कमी को नहीं दिखाया बल्कि भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी के कमी को भी दिखा दी। उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB ही देश के अंदर और बाहर की इंटेलिजेंस संभाल रही थी। लेकिन एक ही एजेंसी के लिए इतना बड़ा काम संभालना आसान नहीं था। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और एक बार फिर से सरकार को यह महसूस हुआ कि भारत को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत है जो सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस पर फोकस करे। कौन कौन सा देश भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है या किस देश का मिलिट्री क्या कर रही है और फ्यूचर में भारत को किस तरह के खतरे हो सकते हैं, इन सब की जानकारी इकट्ठा करने के लिए 1968 में RAW को बनाया गया। इस एजेंसी को खड़ा करने की जिम्मेदारी रामेश्वर नाथ काव को दिया गया, जो बहुत ही शांत और एक ब्रिलियंट ऑफिसर माने जाते थे। उन्होंने पब्लिसिटी से हमेशा दूर रह के काम किया और इसी वजह से आज भी उनका नाम इंटेलिजेंस वर्ल्ड में बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। RAW के शुरुआती दिन बहुत ही मुश्किल थे। एजेंसी नई थी, रिसोर्सेस नहीं थे और नेटवर्क बिल्कुल जीरो से बनाना था। लेकिन RN काव और उनके टीम ने धीरे धीरे फॉरेन इंटेलिजेंस खड़ा करना शुरू किया और फिर आया 1971। ये वही साल था जो RAW को पूरा दुनिया के सामने एस्टेब्लिश कर दिया। उस समय बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं था। आज का बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव बहुत बढ़ गया था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे और स्थिति धीरे धीरे वायलेंट होती जा रही थी। लाखों लोग भारत की तरफ आ रहे थे। भारत के लिए ये सिर्फ ह्यूमन क्राइसिस नहीं था बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा था। इसी दौरान RAW ने मुक्ति वाहिनी के साथ कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस सपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंटेलिजेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि बांग्लादेश का लिबरेशन वार का इतिहास RAW का एक महत्वपूर्ण चैप्टर था। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने सरेंडर किया और बांग्लादेश एक नया देश बन गया। इस घटना के बाद RAW के क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन दोनों बढ़ गए। अब दुनिया समझने लगी थी कि भारत की इंटेलिजेंस सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर भी काम कर सकती है। लेकिन यहाँ से RAW की सीक्रेसी भी और ज्यादा बढ़ने लगी। इंटेलिजेंस एजेंसी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सीक्रेसी होती है। अगर दुनिया को पहले ही पता चल जाए कि कौन एजेंट है, कहाँ काम चल रहा है और क्या मिशन चल रहा है, तो इंटेलिजेंस का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इसी वजह से RAW के कई ऑपरेशंस और कई ऑफिसर्स के बारे में आज भी पब्लिक डोमेन बहुत कम देखने को मिलती है। अब सवाल आता है RAW एक्चुअली करता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि RAW का काम सिर्फ स्पाइंग करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। RAW का काम फॉरेन इंटेलिजेंस कलेक्ट करना है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना है, रीजन से जुड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और भारत के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर कोई दूसरा देश भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है या कोई रीजन में ऐसी एक्टिविटी चल रही है जो फ्यूचर में भारत को अफेक्ट कर सकता है तो उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना RAW की जिम्मेदारी है। 1980 और 1990 के दशक में साउथ एशिया में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। कोल्ड वार का असर था, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की समस्या भी बढ़ रही थी। इसी दौरान RAW का फोकस पाकिस्तान और चाइना से जुड़ी इंटेलिजेंस पर और मजबूत हो गया।
भारत के लिए ये देश स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट थे और इसी वजह से उनसे जुड़ी डेवलपमेंट पर नजर रखना जरूरी था। 1999 में कारगिल वार हुआ और कारगिल वार ने भारत को एक बार फिर से याद दिलाया कि इंटेलिजेंस और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। कारगिल वार के बाद कई रिफॉर्म्स पर काम हुआ और इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर आया 26 नवंबर 2008 मुंबई पर हुआ टेरर अटैक। भारत के इतिहास के सबसे भयानक अटैक में से एक था। इस अटैक के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी पर भी सवाल उठाए गए। इंटेलिजेंस एजेंसी की सबसे बड़ी चैलेंज यही होती है कि अगर किसी अटैक को रोक दिया जाए तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अगर अटैक हो जाए तो पूरा देश में तबाही मच जाती है। आज सैटेलाइट्स हैं, साइबर सर्वाइलेंस है, इलेक्ट्रिक इंटेलिजेंस है और एडवांस डाटा एनालिसिस है और आज इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा वेपन है। जिस देश के पास बेटर इंटेलिजेंस होगी उस देश के पास बेटर डिसीजन मेकिंग पावर होगी। RAW को अक्सर CIA, MI6 और मोसाद जैसे नामों के साथ कंपेयर किया जाता है। RAW का प्राइमरी फोकस भारत का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और साउथ एशिया की सिक्योरिटी डायनेमिक पर रहा है और इसी वजह से साउथ एशिया में होने वाली कई डेवलपमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में RAW का नाम अक्सर चर्चा में आता है। लेकिन शायद RAW की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके बारे में पब्लिक को पता होने वाली बातें नहीं होती, बल्कि वो बातें होती है जो पब्लिक को पता नहीं होती है। आज भी एजेंसी का एग्जैक्ट मेन पावर पब्लिक नहीं है, कई ऑपरेशन क्लासिफाइड है और बहुत सारी जानकारियां सीक्रेट रखी जाती है और शायद इसी वजह से RAW भारत की सबसे मिस्टीरियस एजेंसी में एक मानी जाती है। बाकी दोस्तों, इस एजेंसी के बारे में आप पहले से जानते थे या नहीं, एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।